अब जो कल किया था, आई थिंक कल वाला तो सभी को क्लियर होगा। 2D और 3D जो ब्रेवियस लेटिस है, ठीक है, वो अच्छे ढंग से कर लेना। उनके लिए जो आपका रूल था दैट इज CTOTHMT, ठीक है। एक मिनट बच्चे, मुझे बस एक मिनट दो। हाँ जी, देखो अब इसमें क्या है, CTOTHMT ये कल करवाई थी आपको ट्रिक। इसके लिए 3 2 4 1 1 2 1, ठीक है, यही थी ना इसके अंदर जो करवाई थी। हाँ, ये कर लेना, ठीक है। CTOTHMT 3 2 4 1 1 2। और 3 का मतलब क्या है कि उसके अंदर कितने लेटिस आएंगी, कौन कौन सी आएंगी। पहली तो मतलब हो गया कि फर्स्ट वन मेरे पास क्या होगी, दैट इज प्रीमिटिव होगी। हमेशा पहले नंबर पे प्रीमिटिव रखोगे। दूसरे नंबर पे आपके पास आएगी बॉडी सेंटर्ड BCC। थर्ड आएगी आपके पास फेस सेंटर्ड। और फोर्थ पे आपके पास आएगी दैट इज एंड सेंटर्ड, यहाँ बेस सेंटर्ड बोलते हैं उसको, ठीक है। तो अब इसमें मेरे पास क्या है कि जो आपकी प्रिमिटिव है ना, अब इसके लिए अलग अलग नोटेशन दे रखे हैं। ये देखो यहाँ पे मैंने नोटेशन दे रखी है। यहाँ पे आपको जो PDF आपको सेंड की उसके नीचे दिया होगा कि जो प्रिमिटिव होती है उसके लिए नोटेशन होती है P। जो बॉडी सेंटर होती है उसके लिए B नहीं होती नोटेशन, उसके लिए नोटेशन होती है I। बॉडी सेंटर को आप ऐसे तो लिखते हो BCC, लेकिन अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है कि ये जो मेरे पास लेटिस है उसके आगे लिख दिया I, तो I का मतलब है वो कौन सी है, दैट इज बॉडी सेंटर्ड है। अगर फेस सेंटर्ड है तो फेस सेंटर्ड को आप क्या लिखते हो, आप FCC लिखते हो। और इसके लिए नोटेशन F ही है, फेस के लिए F ही है। और अगर एंड सेंटर्ड हो तो उसके लिए नोटेशन क्या होती है, C होती है। तो ये नोटेशंस को भी याद कर लेना। प्रिमिटिव के लिए P है, फेस के लिए भी F है, बट ये दोनों BCC है, इसके लिए I होती है। और फॉर एंड सेंटर दैट इज योर C वहां पे यूज करोगे आप। क्लियर है? तो ये नोटेशंस जो है वो भी ध्यान में रखना कौन कौन सी नोटेशन है। और ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था ब्रेवियस 2D एंड 3D लेटिस, आपका 8 मार्क्स के अंदर जो आता है, और इसको अच्छे ढंग से कर लेना, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट आज वाली जो PDF है, आज वाला जो लेक्चर है, वो देखो इसको अंदर क्या आएगा। उसके अंदर आपका जो आज 2 क्वेश्चंस हैं, दोनों 4 मार्क्स 6 मार्क्स में आ सकते हैं। और 2 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल पक्का है, वो जरूर आएगा। अब देखो ट्रांसलेशनल जो वेक्टर है मेरे पास, पहले तो आपको टॉपिक करने से पहले ट्रांसलेशनल वेक्टर के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसलेशनल वेक्टर। अब जो ट्रांसलेशनल वेक्टर है वो क्या है मेरे पास, इज द डिस्टेंस थ्रू विच एन एटम मस्ट बी मूव्ड इन ऑर्डर टू बी इन नेक्स्ट यूनिट सेल। मतलब कि वो डिस्टेंस जितनी हम मूव करवाएं किसी एटम को कि वो एक यूनिट सेल से दूसरी यूनिट सेल में पहुंच जाए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यूनिट सेल ड्रॉ कर रहा हूँ। ये आपके पास फर्स्ट यूनिट सेल है, और इसके पॉइंट्स क्या आएंगे, कॉर्नर के ऊपर आपके पॉइंट्स आगे, ये लेटेस्ट पॉइंट है। और इसके आगे ही आपकी नेक्स्ट यूनिट सेल कंसीडर कर लो, ये आपकी नेक्स्ट यूनिट सेल है। बिकॉज हमें पता है ये एक दूसरे के साथ क्लोज बाय लिंक्ड होते हैं। जैसे घरों में ब्रिक्स हैं, वॉल्स क्रिएट करनी है, तो एक ब्रिक के साथ दूसरी ब्रिक आप ज्वाइन करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपने पहली ब्रिक यहाँ पे रख दी और दूसरी इतनी दूर रख दी और ऐसे वॉल क्रिएट हो जाएगी, नहीं, ऐसे तो नहीं क्रिएट होगी, ठीक है। क्लियर है? तो अब ये देखो, ये मेरे पास जो आया है दैट इज आपका जो ये जो हमने 2 यूनिट सेल बनाई है, फर्स्ट वन और सेकंड वन। मान के चलो पहले जो मेरा एटम है वो फर्स्ट यूनिट सेल के ऊपर है, इसके अंदर आ रहा है, वो एटम जो है इसके अंदर आ रहा है। तो अब हम उसको कितनी डिस्टेंस मूव करवाएं यहाँ से लेकर यहाँ तक कि वो कहाँ पहुंच जाए, सेकंड यूनिट सेल के अंदर चला जाए। तो वो जो डिस्टेंस हमने जितनी मूव करवाई है वो किसकी हेल्प से करवाई है, उसको बोलते हैं दैट इज योर ट्रांसलेशनल वेक्टर। और इसको डोनेट कैसे करते हैं, इसको T से लिखा जाता है, दैट इज योर T। अब ये T होगा क्या,
इसकी अगर 2D की बात करोगे, आपके सिलेबस में 2D है और 3D भी लिख लेते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2D अगर लिखोगे तो N1A प्लस में N2B, ये 2D में हो गया। और दूसरा यहाँ पे देख लो, A का मतलब क्या है, जैसे इस साइड A डायरेक्शन है, A लेंथ, और इस साइड आपकी लेंथ क्या हो जाएगी, B लेंथ हो जाएगी। अपर वाली साइड वर्टिकल B है और ये हॉरिजॉन्टल आपके पास A हो जाएगी। तो ये आपके पास जो T आया इसको बोलते हैं दैट इज योर ट्रांसलेशनल वेक्टर, ठीक है ना। द डिस्टेंस थ्रू विच एन एटम मस्ट बी मूव्ड सो दैट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन यूनिट सेल टू अनदर यूनिट सेल, ठीक है। तो उसको बोलते हैं दैट इज योर ट्रांसलेशनल वेक्टर। और ये मैंने यहाँ पे इसीलिए करवाया क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक के अंदर ये 2-3 बार ये वर्डिंग यूज होती है, ट्रांसलेशनल वेक्टर, ट्रांसलेशनल कर रहे हैं, ट्रांसलेशन कर रहे हैं। तो उसका मतलब क्या है कि आपने एक एटम को फ्रॉम वन यूनिट सेल से दूसरी यूनिट सेल के अंदर आपने ट्रांसफर कर दिया, तो वो ट्रांसफर करने कितनी डिस्टेंस आपने ट्रेवल करवाई है उसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल वेक्टर, और दैट इज रिटन बाय टी। और 2 डायमेंशन के अंदर उसको लिखते हो t इज इक्वल टू n1a प्लस n2b। अब ये n1 n2 क्या है, ये इंटीजर है, और ये आपको ये बताएगा कि आपको a कितने टाइम्स क्रॉस करना पड़ा, b कितने टाइम क्रॉस करना पड़ा एक एटम, एक यूनिट सेल से दूसरी यूनिट सेल में जाने पर, ठीक है ना। अब जैसे अगर यहाँ पे चलो मैं आपको पॉइंट्स ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ये N1 N2 क्यों आया, ये मान के चलो लेटेस्ट पॉइंट है मेरे पास, ये 4 है और ये मान के चलो आपके पास 6 है। अब जो हमने यूनिट सेल मान के चलिए वो मान के चलो कुछ इस टाइप की है कि ये सारी इकट्ठी है। अब इसके ऊपर जो हमने एटम प्लेस कर रखा है वो आपके पास ये डिस्टेंस मान के चलो a है, और फिर ये इतनी ये भी a हो जाएगी, ये b है, ये a है, ये a है, और ये आपके पास क्या है, दैट इज b डिस्टेंस है। तो अब एटम क्या था, एटम आपने जो प्लेस कर रखा था वो इस सारी लेटिस के विद रिस्पेक्ट टू था। अब इसको उठा के हमने नेक्स्ट वाली लेटिस के अंदर लेके जाना है, तो a डिस्टेंस कितने कवर हुई है, ये देखो, ये 2a और ये 2a और b कितने हैं, 2 हैं। तो इसीलिए उसको लिखते हैं n1a प्लस में n2b। क्लियर है, n1 n2 इंटीजर है, वो आपको नंबर ऑफ टाइम्स a नंबर ऑफ टाइम्स b आपने क्रॉस किया है वो आएगा। और अगर आप इसी चीज को 3D में लिखोगे तो 3D में कैसे लिखोगे, 3D में स्टिल ट्रांसलेशनल वेक्टर को t ही बोलते हैं, n1a प्लस में n2b प्लस में n3c हो जाएगा। ये कंसेप्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम है, डाउट है तो हैंड रेज कर लो, नहीं तो फिर नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो शुरू करते हैं। क्लियर है सभी को। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका 4 मार्क्स में बहुत बार आया हुआ है, 4 मार्क्स के अंदर। अब वो देखो जो आपका ये क्वेश्चन है इसको किस टाइप से सॉल्व करोगे। अब जो आपको यहाँ पे मैंने हेडिंग नहीं दी, वो यहाँ पे मिसिंग है हेडिंग। ये जो आपका क्वेश्चन चल रहा है ना, यहाँ से शुरू हुआ है 4 मार्क्स वाला, ये 6 में भी आ जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय सिमेट्री ऑपरेशन एंड डिस्कस नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन। व्हाट डू यू मीन बाय सिमेट्री ऑपरेशन। तो यहाँ पे जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो आपके पास है दैट इज सिमेट्री ऑपरेशंस, ठीक है ना। कि आप सिमेट्री ऑपरेशन से क्या मीनिंग क्या है और डिफरेंट टाइप ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन कौन कौन से हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस करने हैं। तो सिमेट्री ऑपरेशन का पहले तो मतलब देखो, सिमेट्री ऑपरेशन का मतलब होता है कि आपने क्या करना है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। आपने मान के चलो ये मेरे पास क्रिस्टल है, इसको आपने कुछ ऐसा इसके अंदर कोई चेंज करवाना है, मान के चलो आपने कोई चेंज करवाना है, और चेंज करवा के क्या आ जाए, वो क्रिस्टल दोबारा सेम ही आ जाए, कुछ चेंज ना हो उसके अंदर। आपने चेंज तो करवाया बट वो चेंज नहीं हुआ, जैसा क्रिस्टल पहले था स्टिल क्रिस्टल आपके पास सेम ही आ गया। तो उसको बोलते हैं दैट इज योर सिमेट्री ऑपरेशन। जो आपने ऑपरेशन किया, ठीक है ना, जो आपने ऑपरेशन किया उसके विद रिस्पेक्ट टू जैसा वो पहले था वो वैसा ही अगर आ गया, दैट मीन्स कि अगर आपका क्रिस्टल इनवेरिएंट है अंडर एनी ऑपरेशन तो उसको बोलते हैं सिमेट्री ऑपरेशन, ठीक है ना। कि आपका जो क्रिस्टल है वो चेंज ही नहीं हुआ, आपने कोई ऑपरेशन अप्लाई किया और आपका सिस्टम चेंज ही नहीं हुआ, जो आपका क्रिस्टल था वो सेम एज इट इज पहले जैसा ही आ गया इटसेल्फ, ठीक है ना, जैसा पहले था वैसा ही है। तो उस ऑपरेशन को बोला जाता है दैट इज योर सिमेट्री ऑपरेशन, और ऐसा ही यहाँ पे रिटर्न है, इसको देख लेना। और जो मेन आपके पास सिमेट्री ऑपरेशन होते हैं वो कौन कौन से हैं, फर्स्ट वन आपके पास आएगा ट्रांसलेशन, ये आपका फर्स्ट है, ये वाला फर्स्ट पॉइंट है ट्रांसलेशन, ठीक है। अब देखो ट्रांसलेशन जो है उसका मतलब क्या होता है। अभी मैंने जो ट्रांसलेशनल वेक्टर करवाया था मैंने इसीलिए करवाया बिकॉज वो यहाँ पे यूज होगा ट्रांसलेशन के अंदर, ठीक है। अब जो ट्रांसलेशन है, जैसे यहाँ पे वर्डिंग लिखी हुई है, द ट्रांसलेशन सिमेट्री इज द
मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है ड्यू टू, दैट इज ड्यू टू। अब इस लाइन का मतलब क्या बना, द ट्रांसलेशन सिमेट्री इज ड्यू टू द ऑर्डर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है ना। जो ट्रांसलेशन सिमेट्री होती है ना, ये किसके कारण होती है, ये जो क्रिस्टल सॉलिड होता है उसके अंदर जो लेटिस पॉइंट होते हैं, जहाँ जो एटम की अरेंजमेंट होती है वो क्या होती है, पीरियोडिक होती है। तो उसके कारण जो आपके पास सिमेट्री आती है, उस सिमेट्री को बोला जाता है दैट इज योर ट्रांसलेशनल सिमेट्री। हो जाएगा ये। अब ट्रांसलेशन सिमेट्री है तो इसका मतलब इसके ऊपर हमें कहीं ना कहीं ट्रांसलेशनल वेक्टर तो अप्लाई करना ही पड़ेगा। दैट इज व्हाई वी हैव लर्न दैट टॉपिक। स्टार्टिंग के अंदर हमने वो टॉपिक इसीलिए किया था क्योंकि उसका हम यूज करेंगे। अब फॉर एग्जांपल इसके अंदर चूज करो कि ये मेरे पास ओरिजिन मैंने कंसीडर कर ली, ये इस साइड इसकी वैल्यू b है, इस साइड इसकी वैल्यू क्या है, मैं 2D ही कंसीडर कर रहा हूं मान के चलो, और इसका जो यूनिट वेक्टर है वो है मेरे पास r। अब हमने क्या किया, हमने इसके ऊपर एक सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई किया एंड दैट सिमेट्री ऑपरेशन इज ट्रांसलेशनल ऑपरेशन। जहां आपने इसके ऊपर क्या अप्लाई कर दिया, आपने टी जो भी हमने किया था ट्रांसलेशनल वेक्टर, आपने इस क्रिस्टल के ऊपर अप्लाई कर दिया। अब जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो आपके पास एक नया आपके पास लेटेस्ट पॉइंट आएगा। मान के चलो आपका नया लेटेस्ट पॉइंट आ गया, वो मान के चलो ये आर डैश आ गया। वैसे तो इसके अंदर नहीं आएगा, अलग के अंदर आएगा, वो मान के चलो आर डैश है। तो अब आपने क्या किया, उस क्रिस्टल को जो अब आपके पास आया है और जो पहले आर वाला था, दोनों को ऑब्जर्व किया और दोनों सेम ही आ गए। दैट मीन्स कि आपने जो भी ऑपरेशन अप्लाई किया था वो ऑपरेशन कौन सा है, दैट इज योर ट्रांसलेशनल ऑपरेटर। अगर आपने किसी एक एटम को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द लैटिस आपने क्या करना, उसको ट्रांसफर करना है, तब आप कौन सा ऑपरेशन यूज करते हो, ट्रांसलेशनल ऑपरेशन यूज करते हो। तो वो हमने अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद वो क्रिस्टल सेम एज इट इज आ गया जैसा पहले था। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा होगा, ये देखो आर डैश की वैल्यू क्या आ गई, आर प्लस में टी। जो आपका आर डैश आया है उसकी वैल्यू क्या आई मेरे पास, आर प्लस में क्या आ गया, टी आ गया। ये वेक्टर फॉर्म के अंदर क्योंकि आपने वेक्टर अप्लाई किया ना, ये आ गया, दोनों वैल्यू सेम है। इसको क्या बोलते हैं, दैट इज योर सिमेट्री ऑपरेशन। क्योंकि डेफिनेशन के अंदर क्या है, द सिमेट्री ऑपरेशन आर दोज ऑपरेशन बाय अप्लाइंग दीज ऑपरेशन इफ योर क्रिस्टल इज इनवेरिएंट। अगर आपका क्रिस्टल इनवेरिएंट रह जाए, जैसा था पहले वो सेम एज इट इज आ जाए, तो उसको हम सिमेट्री ऑपरेशन बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑपरेशन हमने स्टडी कर दिया, वो ट्रांसलेशनल है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्योंकि उसके अंदर जो आपकी अरेंजमेंट होती है लेटेस्ट पॉइंट की, दैट इज पीरियोडिक एंड दैट इज वाई जो फर्स्ट वेक्टर आता है वो ट्रांसलेशनल वेक्टर आता है। आपने क्या करना है, आपने जस्ट ट्रांसलेशनल वेक्टर को अप्लाई करना है। आर जो उसकी पोजीशन थी वो आर डैश पे चली गई, लेकिन स्टिल आपका क्रिस्टल क्या रहा, सेम रहा। तो दैट मीन्स उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज योर सिमेट्री ऑपरेशन। और ये आपका फर्स्ट सिमेट्री ऑपरेशन और सबसे बेसिक है, दैट इज योर ट्रांसलेशनल ऑपरेशन। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मेरे पास कौन सा ऑपरेशन आएगा, नेक्स्ट आपके पास आएगा दैट इज योर रोटेशन। अब जो रोटेशन जो है, सॉरी रोटेशन नहीं है, रिफ्लेक्शन। सेकंड वन जो आएगा आपके पास वो है आपके पास दैट इज रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन देखो क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री। अब रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि हमने क्या करना है कि मान के चलो कोई हमने क्रिस्टल कंसीडर किया, मैं यहाँ पे क्यूबिक कंसीडर कर रहा हूँ क्रिस्टल। मान के चलो ये मेरे पास कोई क्रिस्टल है, ये मैंने क्यूबिक क्रिस्टल कंसीडर किया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस क्यूबिक क्रिस्टल के विद रिस्पेक्ट टू, अब मेरे पास को मुझे एक प्लेन मिल गया, ठीक है, एक प्लेन मिल गया। मैं प्लेन को ब्लू कलर के अंदर डोनेट कर रहा हूं, ठीक है। मान के चलो इसके अंदर जो मुझे प्लेन मिला है वो आपका ये यहाँ से इसके सेंटर में, ये इसके सेंटर में, ये इसके सेंटर में, इस तरह से ये आपका प्लेन आया। ये सारा जो आगे आगे आया ना, ये वाला प्लेन सेंटर के अंदर है, इस क्यूब के बिल्कुल सेंटर के अंदर जो आया है उस प्लेन की मैं बात कर रहा हूं। ये जो प्लेन आया है ना, अब ये क्या कर रहा है, ये इस यूनिट सेल को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा है और दोनों पार्ट्स आपके पास क्या लग रहे हैं, दे आर द रिफ्लेक्शन ऑफ ईच अदर। आधा पार्ट इस साइड देख लो और आधा पार्ट उस साइड देख लो, दोनों एक दूसरे का क्या लग रहे हैं, दीज आर द रिफ्लेक्शन ऑफ ईच अदर। तो ऐसी सिमेट्री को हम क्या बोलते हैं, उस सिमेट्री को हम बोलते हैं दैट इज योर रिफ्लेक्शन सिमेट्री, ठीक है ना। आपको कोई क्रिस्टल दिया है, आपने जस्ट उसके लिए एक प्लेन कंसीडर करना है, जस्ट कि आप उस प्लेन के विद रिस्पेक्ट अगर चेक करो तो जो आपका उस प्लेन के लेफ्ट साइड है और जो आपका राइट साइड है, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है।
अगर ऐसा हो गया तो दैट मीन्स आप बोलोगे कि इसके अंदर कौन सा ऑपरेशन एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज योर रिफ्लेक्शन ऑपरेशन। क्लियर है? सबसे फर्स्ट हो गया ट्रांसलेशनल ऑपरेशन और सेकंड वन है आपके पास रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब है कि वो दोनों साइड्स एक्ट करेंगी लाइक ए मिरर, ठीक है। सो दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, दैट इज वाई उसको हम बोलते हैं द प्रेजेंस ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री। तो वहां पे जो आपके पास कौन सी सिमेट्री प्रेजेंट है, दैट इज योर रिफ्लेक्शन सिमेट्री। क्लियर है? दूसरा भी क्लियर हो गया होगा। अब जो थर्ड है वो देखो, थर्ड वन आपका है इनवर्जन सिमेट्री। थर्ड वन है दैट इज ये रहा, थर्ड है इनवर्जन। थर्ड वन है इनवर्जन। अब देखो इनवर्जन का मतलब क्या है, इनवर्जन। अब ना जो इनवर्जन है वो देखो, मैं दोबारा आपको डायग्राम वो ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे। अगर मेरे पास इस टाइप के लेटिस पॉइंट है, ये मान के चलो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, इस टाइप के लेटिस पॉइंट दे रखे हैं। और हमने क्या किया है, अगेन दोबारा एक लेटिस पॉइंट कंसीडर कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एनी ओरिजिन। मान के चलो ये मैंने लेटिस पॉइंट कंसीडर कर लिया इसके विद रिस्पेक्ट टू ये वाला। तो ये जो रिफ्लेक्ट पॉइंट है इसके लिए वेक्टर जो क्या है, आर वेक्टर है। और अगर किसी क्रिस्टल के अंदर, इफ इन एनी क्रिस्टल द इन्वर्जन ऑफ दैट लेटिस पॉइंट एग्जिस्ट, देन वी विल से दैट कि वहां पे कौन सी सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है, इन्वर्जन सिमेट्री। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वर्जन? कि इन्वर्जन एग्जिस्ट कर रहा है। इन्वर्जन का मतलब है कि जितनी ये आर डिस्टेंस पे इस साइड लेटिस पॉइंट है, बिल्कुल ऐसा ही लेटिस पॉइंट इसके बिल्कुल बैकवर्ड डायरेक्शन में हो। मान के चलो ये रहा, ये वाला जो लेटिस पॉइंट है ये बिल्कुल इसकी बैकवर्ड डायरेक्शन में है और आर पे ही पड़ा है। तब हम बोलेंगे कि इस क्रिस्टल के अंदर कौन सी सिमेट्री प्रेजेंट है, दैट इज योर इन्वर्जन सिमेट्री। जैसे हम करते हैं ना, एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लो, ये मान के चलो ये मेरे पास 0 है और ये मेरे पास मान के चलो आर है, और 0 आर इस साइड भी है तो एक आर मेरा बिल्कुल इस साइड भी होगा। तो हम इस चीज को बोलते हैं इन्वर्जन सिमेट्री। ठीक है? तो ऐसा क्रिस्टल के अंदर भी एग्जिस्ट करता है, तो उसको बोला जाता है दैट इज द प्रेजेंस ऑफ इन्वर्जन सिमेट्री। आई थिंक इट इज क्लियर दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसलेशनल वेक्टर। आफ्टर दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसलेशनल सिमेट्री, फर्स्ट वन है। सेकंड वन कौन सी है, दैट इज योर रिफ्लेक्शन सिमेट्री। रिफ्लेक्शन सिमेट्री का मतलब है कि अगर आपको कोई एक प्लेन मिल जाए किसी क्रिस्टल के अंदर, एंड दैट प्लेन इज डिवाइडिंग दैट क्रिस्टल इनटू 2 इक्वल हाफ्स, और वो दोनों हाफ एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज हैं, तब हम उसको बोलते हैं कि उसके अंदर कौन सी सिमेट्री प्रेजेंट है, रिफ्लेक्शन सिमेट्री। और सेकंड वन है, अगर आपके पास जो थर्ड वन सॉरी दैट इज योर इन्वर्जन सिमेट्री। इन्वर्जन सिमेट्री का मतलब है कि अगर एक लेटिस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू उसके बैकवर्ड डायरेक्शन में बिल्कुल सेम लेटिस पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, देन वी विल से दैट कि वहां पे कौन सी सिमेट्री प्रेजेंट है, दैट इज योर इन्वर्जन सिमेट्री। इन तीनों में किसी को प्रॉब्लम है तो अभी रेज योर हैंड पे क्लिक कर लो, नहीं तो फिर नेक्स्ट करते हैं। चलो क्लियर है सभी को। अब देखो, और ये लास्ट वन इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में अकेली आ जाती है। एक्सप्लेन द रोटेशन सिमेट्री ऑफ क्रिस्टल। 4 मार्क्स में 6 मार्क्स में अकेली आ जाती है, ठीक है। लेकिन 6 मार्क्स में इतने बार टाइम्स नहीं आ रखी, सीडीएलयू में तो कभी नहीं आई, ज्यादातर इकट्ठी आती है। लेकिन अगर अकेली आई है तो जस्ट मैक्सिमम है कि वो 4 मार्क्स में आएगी, रोटेशन सिमेट्री, ठीक है। वैसे ज्यादातर इकट्ठी आती है, बहुत रेयर चांस है कि इंडिविजुअल इसमें से पार्ट पूछे। अगर पूछा इंडिविजुअल तो सिर्फ यही पूछ सकते हैं, यही सबसे लेंथी है इनमें से और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब रोटेशन सिमेट्री का मतलब क्या है? रोटेशन सिमेट्री का मतलब है अगर किसी क्रिस्टल के अंदर आपने उस क्रिस्टल को किसी एक एक्सिस के अलोंग रोटेट किया, और रोटेट करने के आफ्टर दैट वो दोबारा वैसा ही क्रिस्टल आपके पास आ गया या उसी पोजीशन पे पहुंच जाए, तो उसको बोला जाता है दैट इज द प्रेजेंस ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है। जैसे मान के चलो, मैं दोबारा एक बार यहाँ पे छोटी सी यूनिट सेल ड्रॉ कर देता हूं। ये मेरे पास है, ये मेरे पास क्यूबिक क्रिस्टल हो गया। अब मान के चलो इस क्रिस्टल को मैंने इस एक्सिस के अलोंग रोटेट कर दिया, ठीक है। इसके अलोंग मैंने क्या किया है, रोटेट किया। तो अगर रोटेशन करवाने के बाद मान के चलो मैंने इसको कितना रोटेट किया, इसको मैंने रोटेट किया 5 एंगल से। अब इसको मैंने कितने एंगल से रोटेट करूंगा कि ये दोबारा उसी पोजीशन पे आ जाएगी? ये आपका कितना एंगल होगा, 2 पाई होगा। ये तो आपको क्लियरली पता ही है, ठीक है ना।
टोटल 360 डिग्री रोटेट करूंगा तब हर लेटिस पॉइंट अपने उसी पोजीशन पे आएगा, अदरवाइज दैट इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है ना? तो दैट मीन्स अगर किसी क्रिस्टल के अंदर उसको हमने किसी फाई एंगल से रोटेट किया और वो दोबारा उसी पोजीशन पे पहुंच गया जिसपे वो स्टार्टिंग में था, या वो लेटेस्ट पॉइंट उसके सेम एक्ट कर रहे हैं जैसे पहले थे, तो उसको बोलोगे दैट देयर इज प्रेजेंस ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। क्लियर है? जैसे पहले थी सेम है, जो आपके पास प्रियोर टू रोटेशन थी और आफ्टर द रोटेशन दोनों जो है आपके पास क्रिस्टल क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है? तो अब यहां से हमने एक छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला बना लिया कि फाई आपके पास क्या आएगा, 2 पाई आएगा। लेकिन अब ये भी तो बन सकता है ना कि अगर मैं उसको 4 पाई से रोटेट करूंगा तो भी क्या बनेगा, सेम ही बनेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि 4 पाई से रोटेट कर रहे हो तो इसका मतलब वो आपके पास क्या हो जाएगा, सेम पोजीशन पे नहीं आएगा, आएगा। दैट मीन्स आपका जो फाई है ना, वो आपका इंटीग्रल मल्टीपल हो सकता है 2 पाई के विद रिस्पेक्ट। ठीक है? हो सकता है आपने एंगल सिर्फ फाई कितना रोटेट किया, आपने 2 फाई रोटेट किया। हो सकता है आपने 2 फाई एंगल रोटेट कर दिया। हो सकता है आपने 3 फाई एंगल रोटेट कर दिया। वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। आपने सिर्फ 2 पाई रोटेट किया है, आपने मान के चलो 4 पाई किया है, आपने 6 पाई किया है, आपने कितना पाई रोटेशन की है। ठीक है? तो इट मीन्स यहां से क्या क्लियर हुआ, इसको अच्छे ढंग से देख लो। पहले हमने ये देखा कि अगर आप 2 पाई के रोटेशन करवा रहे हो तो आपका क्रिस्टल क्या करेगा, वो सेम एक्ट करेगा एज प्रियोर टू द रोटेशन। अब आप सिंगल फाई भी रोटेट करवा सकते हो, आप 2 फाई रोटेशन करवा सकते हो। मैं पाई नहीं बोल रहा, मैं फाई बोल रहा हूँ, ये वाला फाई। आप 2 पाई, 3 फाई, 4 फाई, 6 फाई किस तरह से भी रोटेशन करवा सकते हो। तो इट मीन्स ये वैल्यू आपके पास क्या आएगी, एन फाई। तो यहाँ से टोटल जो फॉर्मूला बन गया एन फाई इज इक्वल टू 2 पाई, तो यहाँ पे फाई की वैल्यू क्या आएगी, वो वैल्यू आएगी मेरे पास 2 पाई डिवाइड बाय एन। और ये जो मैंने आपको कल करवाया था जब ब्रेवियस इंडिसेस करवाई थी ना 2D डिमेंशन के अंदर, वहां पे आपको बोला था कि ये जो वैल्यू आ रही है उसको छोड़ दो, वो वैल्यू यहाँ से आई थी। वैसे आपने लिखनी नहीं है वहां पे, कोई उसकी नीड नहीं है, बस इसको यहाँ पे देख लो। ये सभी को क्लियर है? अगर इसमें कोई डाउट कि ये एन फाई इज इक्वल टू 2 पाई कैसे आया, तो अभी हैंड रेज कर लो, नहीं तो फिर नेक्स्ट एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है ना? रोटेशनल सिमेट्री मीन्स दैट इफ वी रोटेट एनी क्रिस्टल by any angle, let us say that that angle is phi, and after the rotation if the crystal is reaching to its prior position, then we can say that there is the presence of rotational symmetry। तो वहां से जो कंडीशन बनी है वो बन गई phi is equal to 2 pi by n। अब phi तो एंगल है, पाई पाई की वैल्यू होती है, n क्या है, n को क्या बोलते हैं, n का मतलब होता है आपके पास मल्टीप्लिसिटी है। ये n का मतलब है दैट इज योर मल्टीप्लिसिटी है, और ये यहाँ पे लिखा हुआ है नोन एज मल्टीप्लिसिटी ऑफ रोटेशन एक्सिस, और इसको एक्सिस फोल्ड बोलते हैं। ठीक है ना? दैट इज अ नंबर ऑफ फोल्ड ऑफ एक्सिस। ठीक है ना? कि वो कितनी एक्सिस की सिमेट्री बन रही है, 1 एक्सिस है, 2 है, 3 है, किस टाइप की सिमेट्री बन रही है। तो ये आपको मल्टीप्लिसिटी देगा कि कितने फोल्ड एक्सिस है, 1 फोल्ड है, 2 फोल्ड है, 3 फोल्ड है। ठीक है ना? किस टाइप की एक्सिस है, इससे पता चलेगा, एन से एन की वैल्यू से पता चलेगा। ठीक है? अब यहाँ पे देखो एन की कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है। ये फॉर्मूला रहा यहाँ पे फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय एन। अब एन की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, 4, 5 नहीं हो सकती, और 6 हो सकती है। 6 से ऊपर कोई नहीं हो सकती। दैट मीन्स 5 पॉसिबल नहीं है, और 6 से ग्रेटर देन ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है? तो ये यहाँ पे सारा नीचे लिखा हुआ है कौन सी पॉसिबल है और कौन सी पॉसिबल नहीं है। ठीक है? तो अब मेरे पास जो क्वेश्चन आता है वो आपके पास क्वेश्चन ये है कि वाई 5 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड 6 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज नॉट पॉसिबल। वैसे तो आपके सिलेबस में है नहीं कि वो पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है, और ना ही कभी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर उन्होंने पुट किया है। ठीक है? बट वैसे आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि वो क्यों नहीं है। अगर हम रोटेशनल सिमेट्री के लिए एक्सप्रेशन निकाल लेंगे ना, तो आपको जो एक्सप्रेशन एंड रिजल्ट मिलेगा वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जस्ट एंड रिजल्ट ही कर लो, वैसे तो एग्जाम में आएगा नहीं। अब मैं यहाँ पे एंड रिजल्ट लिख रहा हूँ। जो आपका एंड रिजल्ट आएगा ना, वो आएगा कि कोस थीटा की जो वैल्यू है वो आपकी आएगी, सॉरी थीटा तो लिखा है नहीं यहाँ पे, जो आपके पास कोस थीटा की वैल्यू है वो आएगी आपके पास दैट इज n/2। n है यहाँ पे कोई इंटीजर, दैट इज एनी इंटीजर वैल्यू।
ठीक है। अब देखो कोस थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। कोस थीटा के लिए थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 हो सकता है और लेस देन इक्वल टू 1 हो सकता है। ये आपकी थीटा की कंडीशन होती है कि थीटा -1 से नीचे नहीं जाएगा और थीटा 1 से ऊपर नहीं जा सकता। इन केस ऑफ कोस एंड साइन दोनों के लिए सेम होता है। अब हमें क्वेश्चन दे रखा है कि कोस थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या है, दैट इज n/2। कोस थीटा की वैल्यू मेरे पास n/2 आएगी। ठीक है, ये इसके लिए एक्सप्रेशन होता है, बस आप डायरेक्टली याद कर लो, एग्जाम में अभी तक आया नहीं हुआ। अगर आ गया तो लिख देना कि बाय सोल्विंग द एक्सप्रेशन फॉर रोटेशनल सिमेट्री, और थीटा आपके पास क्या है यहाँ पे, सॉरी हमने फाई कंसीडर किया ना, तो फाई ले लो। आपके पास जो एंगल आएगा दैट इज कोस फाई इज इक्वल टू n/2 आएगा। ये फॉर्मूला है, ये सभी बच्चों को याद होना चाहिए। आफ्टर दैट यहाँ पे n जो है वो आपके पास कोई इंटीजर वैल्यू है, दैट इज योर इंटीजर वैल्यू है। उसके बाद में हमें पता है कि जो कोस थीटा है वो कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। कोस थीटा दैट इज उसकी वैल्यू थीटा जो है ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होगा और लेस देन और इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। तो अगर ये कंडीशन आप सेटिस्फाई करोगे तो यहाँ पे थीटा, सॉरी यहाँ पे फाई लिख लेना, थीटा फाई दोनों मिक्सअप हो रहे हैं, दोनों मतलब सेम ही है, एंगल ही है। तो यहाँ पे कोस फाई जो है ना उसकी वैल्यू तो n/2 दे रखी है, लेकिन कोस फाई की वैल्यू यहाँ तो -1 आ सकती है, यहाँ 1 आ सकती है, इनके बीच कोई भी वैल्यू पॉसिबल है। तो अगर कोस फाई को आपने n/2 को आपने -1 लेके आना है तो आप n की वैल्यू पहले क्या कंसीडर कर सकते हो, n की वैल्यू मैं 2 ले सकता हूँ, सॉरी -2। अगर n की वैल्यू -2 लूंगा तो कोस फाई की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, दैट इज -2/2 लिखोगे तो कट होगी, तो वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई ना। ये चीज क्लियर है या नहीं। तो आपके पास ये वाली वैल्यू है वो आपके पास कितनी आ गई, दैट इज योर -1 आ गई, कोस फाई की वैल्यू -1। और कोस फाई -1 कहाँ होता है, जहाँ पे फाई की वैल्यू आपके पास 180 डिग्री होती है, वहां पे आपका कोस फाई क्या होगा, कोस थीटा कहाँ होता है, नेगेटिव होता है 180 पे। तो अभी हमने फॉर्मूला किया था कि फाई की वैल्यू जो होती है, सॉरी एन फाई जो था वो मेरे पास क्या था, दैट इज 2 पाई। तो यहाँ से अगर मैं n की वैल्यू निकालूंगा तो वो मेरे पास क्या आएगी, दैट इज 2 पाई/फाई आएगी। तो 2 पाई का मतलब क्या होता है 360, और ये फाई का मतलब क्या होता है 180। तो इसको कट करोगे तो आपके पास ये वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू 2 आ गया ना। तो इसका मतलब n इज इक्वल टू 2 पॉसिबल है। क्लियर है। अब दूसरी वैल्यू n की हो सकती है -1, उसी तरह से तीसरी वैल्यू हो सकती है n की 0, फोर्थ वैल्यू हो सकती है n की वैल्यू 1, और एक हो सकती है n की वैल्यू 2। बस ये 5 वैल्यू ही हो सकती हैं, इसके अलावा n की वैल्यू कोई पॉसिबल नहीं है। इस कैपिटल N की बात कर रहा हूं मैं इस फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, तो ये सारे आप पुट करके देखोगे तो आप वहां से क्या आपको मिलेगा, आपको यही मिलेगा कि n इज इक्वल टू 1 पॉसिबल है, n इज इक्वल टू 2 पॉसिबल है, 3 पॉसिबल है, 4 भी पॉसिबल है, 6 भी पॉसिबल है, लेकिन 5 आपका पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो दैट इज वाई जो आपकी 5 फोल्ड एक्सिस सिमेट्री और जो मोर देन 6 है वो पॉसिबल नहीं होती नेचर क्रिस्टल के अंदर बात हो रही है। दैट इज इन केस ऑफ क्रिस्टल, हम नेचर की बात नहीं कर रहे। दैट इज नॉट विद रिस्पेक्ट टू नेचुरल फिनोमेना, दैट इज ओनली विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड क्रिस्टल। जो आपके पास क्रिस्टल एक्ट करते हैं उनके अंदर 1 फोल्ड, 2 फोल्ड, 3 फोल्ड, 4 फोल्ड और 6 फोल्ड सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, बट वहां पे 2, 3 सॉरी 5 और 7 या 5 और ग्रेटर देन 6 एग्जिस्ट नहीं करेंगी। ये चीज क्लियर है, हो जाएगा ना। बस ये फॉर्मूला याद कर लेना, कोस फाई इज इक्वल टू n/2, और मैंने एक आपको फाइंड करके दिखा दिया कि n की वैल्यू 2 पॉसिबल है। सेम सेंस में 1 भी पॉसिबल होगा, 3, 4 एंड 6, लेकिन 5 और 7 पॉसिबल नहीं होगा। इसको करके देख लेना, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे मैसेज वगैरह कर देना, फिर मैं क्लास में थोड़ा सा एक्सप्लेन चलो कर दूंगा एक बार दोबारा। ठीक है, क्योंकि आया नहीं हुआ कभी और ना ही एक्सप्रेशन डिराइव करने की यहाँ पे जरूरत है। बस डायरेक्टली जो फॉर्मूला है कोस फाई इज इक्वल टू n/2, n की वैल्यू यहाँ पे आपका क्या है, इंटीजर है। ठीक है, तो ये आपके पास रोटेशनल चारों सिमेट्रीज हो चुकी हैं। सिमेट्री ऑपरेशन का मतलब क्या है और 4 टाइप्स की जो सिमेट्री है वो भी हमने यहाँ पे डिस्कशन कर लिया। हो जाएंगी ये सारी, ठीक है, कर लेना इसको। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज रह गई कि सॉलिड जो आपका क्रिस्टल है उस केस में तो 5 और 7 एग्जिस्ट नहीं करती, 5 या 7 ये एग्जिस्ट नहीं करती।
लेकिन अगर मैं नेचर की बात करूंगा ना, तो नेचर में तो ये एग्जिस्ट करती है। नेचर में 5 भी एग्जिस्ट करती है, 7 भी एग्जिस्ट करती है, 8, ये सारी एग्जिस्ट करती हैं। 5 कहाँ पे एग्जिस्ट करती है? जो आपकी स्टार फिश होती है ना, उसकी जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है वो 5 होती है स्टार फिश की। 7 और 8 जो होती है, जो आपके फ्लावर्स होते हैं, उनकी जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है वो 7 और 8 होती है। 7 और 8 फोल्ड के विद रिस्पेक्ट टू अगर आप उसको रोटेट करो, उसको इन्वर्ट करो, ट्रांसलेशन करो, तो वो आपका सेम रहेगा। जो आपका वो फ्लावर है वो सेम दिखाई देगा, ठीक है। तो ये आपके पास नेचर में तो एग्जिस्ट करेंगी, बट नॉट इन केस ऑफ सॉलिड स्टेट में। जो जितने भी क्रिस्टल हैं, इस केस में ये एग्जिस्ट नहीं करती, बट नेचर में एग्जिस्ट करेगी। कौन कौन सी? 5 एंड 7 और 8, जो भी इससे ग्रेटर है वो एग्जिस्ट कर जाती है, ठीक है। कर लेना इसको। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मेरे पास क्या है? नेक्स्ट आएगा आपके पास, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, मिलर इंडिसेस इन क्रिस्टल। और 2 मार्क्स में न्यूमेरिकल तो फिक्स है, आएगा आएगा। अब मे भी वो हो सकता है 6 मार्क्स के अंदर भी आ जाए कि मिलर इंडिसेस किसे बोलते हैं, और उसको आप निकालोगे कैसे, उसके लिए रूल्स लिखो, ठीक है। अब टाइम तो फिर 5 मिनट ही बचा है, बट एक बार इसकी थ्योरी देख लो कि मिरर इंडिसेस का मतलब क्या होता है, और हम इसका डिस्कशन जो है वो क्यों कर रहे हैं। अब देखो, जो आपके पास मेरे पास जो क्रिस्टल होगा उस किससे बना होता है? लेटिस प्लस बेसिस। ये हमने स्टार्टिंग में किया था, लेटिस प्लस में किससे बना होगा? बेसिस से। तो मैं पहले ना लेटिस यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। अब देखो, जैसे ज़्यादा पॉइंट मैं यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहा। लेट अस से दैट देयर आर ओनली 8 पॉइंट्स कंसिडर कर लो, चलो 12 कंसिडर कर लो, ये 12 पॉइंट्स हैं। अब अगर इन पॉइंट्स को आप किसी वे से मीट करोगे, मान के चलो मैं ऐसे मीट कर रहा हूं, तो ये आपके पास फर्स्ट प्लेन बन गया। सिमिलर वे में ये आपके पास क्या बन गया? ये आपके पास सेकंड प्लेन बन गया, ठीक है। और ये एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं? लाई कर रहे हैं। ये जितने भी प्लेन्स हैं एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे? लाई करेंगे, ठीक है। तो दैट मीन्स कि जो क्रिस्टल लेटिस होती है वो हम ये चूज कर सकते हैं कि वो सेट ऑफ पैरेलल इक्विडिसेंट प्लेन से मिलकर बनी होती है। जो आपके पास ये इसके अंदर क्रिस्टल है ना, देखो इसके अंदर ना, ये जो हमने ड्रॉ किया है, 1 मिनट, हाँ ये इसके अंदर दोबारा 1 मिनट ड्रॉ करो, ये 8 आ गए। अब ये आपके पास 2 प्लेन्स आपको दिखाई देंगे कि नीचे प्लेन पड़ा हुआ है और एक प्लेन मेरे पास अपर है। ये वाला अपर प्लेन है, प्लेन नंबर 1 है, ये प्लेन नंबर 2 है, और इन दोनों के अंदर जो डिस्टेंस है उसको हम डी मान के चलते हैं, जो आगे आपके टॉपिक भी आएगा, जिसको हम बोलते हैं इंटरप्लेनर स्पेसिंग, ठीक है। तो वैसे है क्या? है तो ये क्रिस्टल लेटिस है ना। पॉइंट्स दे रखे हैं हमने टोटल 4, 8 और 8, टोटल 16 हमने पॉइंट्स ले रखे हैं। और बट वो पॉइंट्स हमने इस तरह से विजुलाइज कर रखे हैं कि दे आर लुकिंग लाइक दैट क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ प्लेन्स, कि जो आपका क्रिस्टल है वो नंबर ऑफ प्लेन से मिलकर बना है। तो अब क्या हुआ कि जो वो कौन सा प्लेन कहाँ पे आएगा, ठीक है। अब आप प्लेन को अलग अलग वे से कंसीडर कर सकते हो। अब इसी एग्जांपल में मैं प्लेन अलग वे से कंसीडर कर सकता हूँ। मान के चलो ये मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। अब ये मैं प्लेन ये भी कंसीडर कर सकता हूँ, ये वाला, ये फर्स्ट प्लेन आ गया। और इसी तरह से मैं ये प्लेन कंसीडर कर सकता हूँ, ये प्लेन मेरे पास सेकंड आ गया। हो गया ना 2 वेज। तो नंबर ऑफ प्लेन कंसीडर करने का कि प्लेन कौन सा होगा वहां पे तो डिफरेंट वेज हैं। तो आइडियल वे क्या है? अब आइडियल वे किसने निकाला? मिलर ने निकाला। किसकी हेल्प से? मिलर इंडिसेस की हेल्प से, ठीक है ना। तो वो जो आपका मिलर इंडिसेस है ना, वो आपको प्लेन रिप्रेजेंट करवाएगा कि उस क्रिस्टल के अंदर किस प्लेन की बात हो रही है, आप किस प्लेन के बारे में डिस्कशन कर रहे हो, ठीक है ना। उसने प्लेन्स को इंडेक्स किया है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, या 100 प्लेन है, 200 प्लेन है। तो मिलर इंडिसेस क्यों डेवलप की गई? वो जस्ट जो आपके पास क्रिस्टल लेटिस है वो लुक लाइक दैट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्लेन्स। बट आप प्लेन तो किसी भी वे से डिस्कस कर सकते हो, कैसे भी आप चूज कर सकते हो। तो फिर उसका आइडियल वे क्या है? आइडियल वे कंसीडर करने के लिए मिलर ने मिलर इंडिसेस डिस्कवर की, जो आपको ये बताएंगे कि जो भी उसकी वैल्यू होगी उसके विद रिस्पेक्ट टू आपको क्लियर होगा कि वो आप किस प्लेन की बात कर रहे हो, ठीक है ना, आप किसके बारे में बात कर रहे हो। तो वो आपके पास है मिलर इंडिसेस। दैट इज वाई हमने मिलर इंडिसेस का कंसेप्ट जो है इस यूनिट के अंदर यहाँ पे करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट थोड़ा सा देख लो मिलर इंडिसेस के अंदर क्या है। जैसे यहाँ पे है कि जो मेरे पास मिलर इंडिसेस हैं आर यूज टू फाइंड द ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन्स इन द क्रिस्टल। वही मैंने पहले बोला कि नंबर ऑफ प्लेन्स होते हैं क्रिस्टल के अंदर, पर अब वो किस प्लेन की बात हो रही है,
अलग अलग को हमने अलग अलग इंडेक्स करना है, तो उसके लिए हम किसको यूज करते हैं, मिलर इंडिसेस को। तो दैट मीन्स मिलर इंडिसेस आर यूज टू फाइंड द ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन, कि किस प्लेन की बात हो रही है, वो उसके बारे में जो डिस्कशन होगा वो हमें कहां से पता चलेगा, बाय यूजिंग मिलर इंडिसेस। और इसको किससे लिखते हैं, इसको एच के एल, ये कोई नंबर है, और इसको हमने ये वाली ब्रैकेट के अंदर लिखना है। अगर कोई और ब्रैकेट डाल दी तो उसका मतलब गलत हो जाएगा, सिर्फ इसी ब्रैकेट के अंदर और विदाउट कोमा लिखना है। अगर आपने यहाँ पे कोमास वगैरह डाल दिया, मान के चलो आपने लिख दिया जैसे 100 है, अब ये मिलर इंडिसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन जैसे ही आपने 1,0,0 कर दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आपका रिप्रेजेंटेशन है पोजीशन स्पेस को। जैसे हम मैथ्स के अंदर करते हैं ना कि 1,0,0 पॉइंट पे निकालो इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो वो उस चीज को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो यहां तक इतना कर लेना, आगे जो इसका डिस्कशन है वो हम नेक्स्ट करेंगे कि स्टेप्स इसके अंदर क्या क्या आएंगे और उसको आप ड्रॉ कैसे करोगे, और इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल आए हुए हैं या नहीं आए हुए, बस न्यूमेरिकल आपको यहाँ पे 2-3 करवा दिए जाएंगे, और वैसे ही न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम के अंदर, बस वैल्यू चेंज होती है। ठीक है बच्चे, इतना कर लेना। ठीक है, थैंक यू। अब ये कर जरूर लेना।